हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए आज मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आसानी से आपके क्लियर होते रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको इस मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करते हुए आंसर को क्रॉस चेक करना है। एंड ज़रूर इस सेशन के एंड में अपना जो भी स्कोर हुआ है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने पेपर वन बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इस कम समय में आपको हेल्प करने के लिए पेपर वन का क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। साथ में रिकॉर्डेड कोर्स आपको देते हैं, जिसमें कि जेके सेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज आपके लिए अवेलेबल है। साथ में मॉक टेस्ट एंड 5000+ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है। गारंटेड क्वेश्चन है, इसी में से आपको एज इट इज सवाल देखने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में ये क्वेश्चन रहते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप सभी को इस कोर्स की पूरी जानकारी चाहिए तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। इस तरीके से कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड आप लोगों को मिल जाएगा। यूनिट वाइज आप किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जहां पर डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट सेक्शन पे जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग में जो नीति है NITI, नीति की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ये होती है इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो ये 2 ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि इसमें कहा है इट इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। और लास्ट ऑप्शन है इट इज अ थिंक टैंक। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि ये एक थिंक टैंक होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। तो ये है क्या? तो ये है एक एडवाइजरी बॉडी। ये है एक एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी बॉडी, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी चीजें लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता, उसको एडवाइजरी बॉडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके 4 मेन हेड्स होते हैं। 4 मेन हेड्स में से पहला हेड होता है डिजाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और चौथा है थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो एग्जाम में जैसे यहाँ पर थिंक टैंक बोला गया है, हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में बोला जाए कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या नीति आयोग है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये बता दो मुझे कि अगर आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी असेसमेंट फॉलोड बाय NAC। ठीक है, सो NAC के द्वारा अनुसूचित गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए कौन सा इनमें से मानदंड नहीं है? सो करेक्ट आंसर है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। सो यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे हैं NAC की। NAAC, NAC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है,
नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसमें क्या होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये असेसमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के आगे आपने सुना होगा अक्रेडिटेड बाय नैक। कई यूनिवर्सिटीज को B+ रैंक मिलता है, कईयों को A+, A++। ये जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की, ये नैक हर साल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। सो टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन होता है इसमें, कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन भी चेक किया जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज कैसे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, ये भी इसमें चेक किया जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये भी इसमें चेक की जाती है। सिर्फ इसमें शासन और नेतृत्व के बारे में नहीं ध्यान दिया जाता, इन पॉइंट्स को चेक यहाँ पर नहीं किया जाता। ओके, आपकी जो टीचिंग लर्निंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, बच्चों की कितने लेवल पर प्लेसमेंट होती है, ये सब चीजें यहाँ पर चेक की जाती हैं। देखो फुल फॉर्म देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हैड स्पेशलाइज्ड करिकुलम। सो वैदिक पीरियड में क्या यूज किया जाता था, इसमें गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, है ना। गुरुकुल शिक्षा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो वैदिक पीरियड में गुरुकुल शिक्षा जो दी जाती थी, उसमें क्या होता था, टीचर के घर पे जाकर के बच्चे रहते थे और वहीं पर टीचर उनको पढ़ाते थे। तो स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता था जिसमें उनको फिलॉसफी, ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। मॉरल वैल्यूज, मॉरल लेसन्स यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते थे, स्क्रिप्चुअल सिखाई जाती थी, वैदिक लिटरेचर सिखाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल इन इंडिया। सो स्कूल लेवल की एजुकेशन जो है इंडिया में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है स्टार्स, ठीक है। हिंदी में इसको सितारे नहीं कहा जाता, स्टार्स ही कहा जाता है। ओके, स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्टिंग फॉर स्टेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जिसको कि 2020 अक्टूबर 2020 में अप्रूव कर दिया गया था, एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल ये एक ऐसी ही स्कीम है। इसको 6 इंडियन स्टेट्स में यूज किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और राजस्थान में है, और समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंदर इसको कंसिडर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन वर। सो कोठारी कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ एडवांसमेंट सेंटर्स इन मेजर यूनिवर्सिटीज। जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कोर्सेज को और बढ़ावा देना, उसमें और सेंटर्स को और पॉइंट्स को इंक्लूड करना इसके अंदर आता था। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6 मेजर यूनिवर्सिटीज, यानी कि 6 और बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, ये भी कोठारी कमीशन में कहा गया था। इंप्रूविंग क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ लेक्चरिंग, यानी कि व्याख्यान की गुणवत्ता और सामग्री में सुधार लाना भी इसमें कहा गया था। इसके अलावा कोठारी कमीशन ने ज्यादातर फोकस इस चीज पर किया था कि जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जैसे कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश में रहते हो, वहां की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो, वहां की कोई रीजनल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, खास करके 1 से कक्षा 5 तक तो जरूर पढ़ाया जाए, ठीक है। संस्कृत पे बच्चों को कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी एक देश की बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, जिसके बारे में बच्चों को आगे आने वाले समय में ज्ञान नहीं होगा, अभी भी नहीं है। बहुत सारे आप भी जो वीडियोस देख रहे हैं, आपको भी संस्कृत का नॉलेज नहीं होगा। तो कोठारी कमीशन में यही बोला है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश हो गई, मेजर फोकस उन लैंग्वेजेस पे रहना चाहिए। विमेन एजुकेशन पर यहाँ पर ध्यान देने को कहा गया था। ओके, The country which has the highest number of higher education institution is, so इंडिया में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है
2021 जुलाई में एक एनालिसिस हुआ था जिसमें इंडिया में 5288 यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बाकी की डिटेल्स जैसे आपके डेटा के लिए हैं, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कोऑर्डिनेशन and determination of standards in institutions of higher education or research और साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। सो इसमें है एंट्री नंबर 66। सो कोऑर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन जो भी है इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड की, ठीक है, उनके एजुकेशन की, रिसर्च की, साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की, वो सारी एंट्री नंबर 66 के अंदर ही आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो हायर एजुकेशन जितने भी 63 से लेकर 66 तक है ना, ये सारे ही वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि हायर एजुकेशन के सिस्टम को डील करते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके अंदर अलग अलग चीजें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर all citizen in matters related to employment or appointment to any office under the state is assured by. So it is assured by article number 16. So article number 14 to 18 Indian constitution contain provision for right to equality. Right to equality article number 14 से 18 के बीच में आता है। The right to equality forms part of the basic structure of Indian constitution which cannot be amended. It is one of the 6 fundamental rights which is provided to citizen of India by the constitution. So 6 fundamental rights में से एक बहुत important right ये भी है, राइट टू इक्वालिटी, की सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सो करेक्ट आंसर है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। किसी भी राज्य संस्थान की ओवरऑल जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, एक अच्छे पर्याप्त और सुनिश्चित जो शिक्षक है वो वहां पर होने चाहिए, और तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जो अभी तक के कॉलेजेस हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, स्वायत्त कॉलेजेस जो हैं, उनको अपग्रेड करके नए इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बनाना इसमें कहा गया है। Which of the following statements are correct about central universities? So central universities क्या होती हैं? They are established under Act of Parliament. आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टेब्लिश की जाती हैं। The President of India acts as visitor of the university. तो ये सिर्फ इसमें विजिटर की तरह काम कर सकते हैं। The President has the power to nominate some members to the executive. So सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, उसकी जो मेंबर्स है उनको नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट में होती है। तो ये है ABC करेक्ट आंसर। The main role of UGC in higher education is to provide funds to universities. ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, जैसे कि काफी चीजें यहाँ पर ग्रांट करवाई जाती हैं, लेकिन मेजर जो है, मेन रोल जो है इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, टू प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज The culture and civilization of Tibet was built mainly through the writing of the scholars. So correct answer है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा, जगाधला, मिथिला, इनसे श्योर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा। आप लोगों ने आई होप अभी तक, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है, आप लोगों ने आई होप ये सभी यूनिवर्सिटीज को पढ़ लिया होगा। कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था, इनका मेजर फोकस किस चीज पर रहता था, क्या क्या सब्जेक्ट से। अगर आप सबने आई होप ये सब पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है अभी भी, तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियोज लेकर आऊंगी
जिसमें ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट्स को कैसे याद रखना है। तो मुझे कमेंट करके लिख दीजिए कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो मैं बना दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय और लॉजिक वाज, सो इट वाज मिथिला यूनिवर्सिटी। देखो 4 यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर भी हैं। ऑलरेडी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप मुझे जल्दी बता दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज, which of the following commission or committee in the post-independent India has paid attention at all the levels of education? So levels, हर एक education के level पर कोठारी कमीशन ने ध्यान दिया है। Identify the Niti Aayog 3-year action agenda items related to the field of higher education. Autonomy डायरेक्ट आंसर पर ही जाते हैं। Autonomy for top colleges, शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता ये प्रोवाइड करवाता है। रिफॉर्म ऑफ द रेगुलरिटी सिस्टम, regulatory system, and establishing 3 system of project and scholar specific research grants. Okay, next question है, assertion reason based, the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. So higher education का यही मतलब है कि बच्चों में critical thinking, रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए। इसका कारण ये है कि दीज एबिलिटीज इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, कि इन्हीं एबिलिटीज की वजह से डेफिनेटली बच्चे को जॉब मिल सकती है। सो करेक्ट आंसर क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगर बच्चा क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग रखता है तो हायर एजुकेशन का रोल ये है, बिल्कुल सही है। जॉब्स लेने में भी उसको इस टैलेंट की वजह से मदद मिलती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन अगर ये फैसिलिटी या एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है तभी बच्चे को जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट। Which of the following statements are correct about National Assessment and Accreditation Council? मतलब NAC की बात की गई है। ओके, देखो NAC के बारे में पहले भी क्वेश्चन था, अभी भी क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट्स NAC हो गया, UGC हो गया, AICTE, रूसा, इनके बारे में सब कुछ पढ़कर जाइए। ठीक है, NAC एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्था है। इट इज tasked with responsibility of assessing and accrediting institution of higher education। ठीक है, तो ये इसके नाम से पता चल रहा है, असेसमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर इनके पूछा है कि इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है एंड इट हैज रीजनल ऑफिसेस, यानी कि रीजनल छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इनके ऑफिस हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। अब मुझे बताइए कि NAC जो है, ये जो काउंसिल है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। Which of the following has been the basis for introduction of yoga in teacher training courses? So teacher training courses के अंदर योगा को इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना NEP 2020, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या है? पहले यही पॉलिसी होती थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसका नाम था। 2020 में इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसमें नई चीजों को ऐड किया गया। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो लाई हूँ, 100% श्योर क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो लाई हूँ, नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स। सो ये स्कीम है RMSA। RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीजें जरूर सुनी होगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। NMEICT की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय मिशन है जिसमें कि वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। एंड शिक्षा में ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं, कवर की जाती हैं। Which of the following emphasized that education needs to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigors, seriousness of purpose and of freedom essential for
इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ टीचर डिसाइड्स to form 6 groups of students and assign a sub theme to each group for discussion and reporting। so देखो टीचर ने क्या किया, पूरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके 6 ग्रुप्स बना दिए एंड हर एक ग्रुप को एक सब थीम, एक अलग से कोई थीम दे दी जिसके ऊपर उनको कहा गया कि वो चर्चा और रिपोर्टिंग करेंगे। सो विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विल बेस्ट डिस्क्राइब हिज और हर स्ट्रेटेजी इन दिस रिगार्ड। सो इस तरीके से जो टीचर ने पैटर्न को फॉलो किया है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया, कौन सा मॉडल इन्होंने फॉलो किया है, ये पूछा जा रहा है। सो करेक्ट आंसर है ट्रांजेक्शनल मॉडल। सो देखो कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को शेयर करता है, कोई भी डेटा शेयर करता है, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें आप आइडियाज भी शेयर करते हो और सामने वाला जब उस चीज को अच्छे से समझ जाता है, उस चीज को अच्छे से रिसीव कर लेता है, तो ही कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल माना जाता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात करें, सो ये कम्युनिकेशन का एक ऐसा मॉडल होता है जहां पर जितने भी लोग होंगे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, वो सब पूरे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड भी करते हैं। ठीक है, जो भी मैसेज होता है उसको बोलते भी हैं, रिसीव भी करते हैं। ठीक है, अपनी अपनी बारी जब जिसकी आएगी वो उस अकॉर्डिंग वहां पर काम करते हैं। सो जैसे ट्रांजेक्शनल मॉडल की बात की, एक ग्रुप में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, हर एक ग्रुप में जो भी स्टूडेंट है वो मैसेज को रिसीव भी कर रहे हैं और मैसेज को सेंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है चेंजेबल, यानी कि समय के साथ साथ जो बातचीत का तरीका है, जो मेथड है, वो बदलते रहते हैं। इसका एक बेस्ट मेथड होता है ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है। रिपोर्टिंग भी एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड ये बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के केस में यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग ट्रांजेक्शनल के बाद इंटरेक्शनल मॉडल की अगर बात करें, इंटरेक्शनल इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी बोला जाता है। कन्वर्जेंस मॉडल भी इसको बोला जाता है। ये ट्रांजेक्शनल मॉडल की तरह ही काफी होता है और दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही ये टू वे कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं। टू वे प्रोसेस मतलब यहां से अगर पर्सन ए मैसेज भेजता है तो इमीडिएटली वहां से पर्सन बी भी रिप्लाई कर सकता है, फीडबैक दे सकता है। ठीक है, सो तीसरा आ जाता है हॉरिजॉन्टल मॉडल। इसको हम लोग लेटरल मॉडल भी बोलते हैं, लेटरल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीपल जो है दो सेम लेवल के वो आपस में बातचीत करते हैं, जैसे कलीग्स हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वहां पर ये कंपनी के एचआर है, एचआर अगर दूसरे एचआर से बात करे, एक क्लर्क अगर दूसरे क्लर्क से बात करे, एक डिजाइनर अगर अगर कंपनी के दूसरे मॉड्यूल के डिजाइनर से बात करे, तो वो लेवल बाय लेवल बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। जैसे 9th स्टैंडर्ड का ए सेक्शन का बच्चा 9th स्टैंडर्ड के बी सेक्शन के बच्चे से बात करे तो वो हॉरिजॉन्टल है। वहीं अगर 9th स्टैंडर्ड में ए सेक्शन का बच्चा 12th स्टैंडर्ड के बी सेक्शन या ए सेक्शन के बच्चे से बात करे तो वो ऊपर लेवल पे चला गया, तो वो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात की गई है। लीनियर कम्युनिकेशन लास्ट है। रैखिक मॉडल, रैखिक मॉडल क्या होता है, ये होता है आपके पास वन वे कम्युनिकेशन, सिर्फ एक ही तरीके से मैसेज आएगा। जैसे टीवी में हम न्यूज सुनते हैं, रेडियो हम सुनते हैं, ये सब लीनियर मॉडल के ही एग्जाम्पल हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने डिटेल में बता दिया, आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज कंसीडर्ड फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या होते हैं, अल्पकालिक निर्णय ये होते हैं कि जो थोड़े से टाइम के लिए इमीडिएटली हम लोगों को लेने हो। सो उसके लिए बेस्ट स्टाइल होता है डायरेक्टिव स्टाइल। ठीक है, ये क्या होता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब मैंने आप लोगों को एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया, वो ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है मुझे बताइए। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखी है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक अलग से शेयर कर दूंगी। ठीक है, चैट बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ओके, सो डायरेक्टिव जो है एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप होता है। ये थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एकदम से डिसीजन लेना पड़ जाता है ना जब, तो इसको हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इट इफेक्टिवली मेक अ चॉइस, एकदम से चॉइस लेते हैं और वो भी इफेक्टिव होती है। देयर स्टाइल इज वैल्यूएबल फॉर मेकिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन। ये कभी भी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यही बेस्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं जहां पर हम किसी भी डिसीजन को फोकस करके उसको यूज करते हैं। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूज यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन सीक्वेंशियल प्रोसेस। सो जब भी मानव संचार होता है, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो कौन से स्टेप्स और सीक्वेंस को वो फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो करते हैं, सिलेक्शन पहले तो आता है। सिलेक्शन में मतलब वो टॉपिक को या फिर जिस बारे में बात करना है, जिस बारे में कम्युनिकेट करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, उस चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसका एक मीनिंग जनरेट करेंगे, मीनिंग क्रिएट करेंगे, एंड देन परसेप्शन, फिर उसको क्या कर देंगे, भेज देंगे वहां पर, और उसको उसकी धारणा वहां पर बनाई जाती है। ओके, इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमा करके भी पूछा गया था इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के फॉर्मेट में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ना कमेंट करके बताइए कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूं। Next question is, in the communication process, when the sender and the receiver interchange in their roles in respect of sending and receiving message, it is called what? So जब भी देखो बातचीत हो रही होती है दो लोगों के बीच में, ए जो है वो बात सुनाने वाले हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन सेंडर हैं, और बी क्या है, बी है रिसीवर। ठीक है, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे का रोल बदल लेते हैं, यानी कि अब क्या हो गया इसमें, अब ए जो है वो रिसीवर बन गए हैं और बी जो है वो सेंडर बन गए हैं। ठीक है, सो उसमें क्या बोला जाता है, उस मॉडल को क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, वो होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो ट्रांजैक्शनल मॉडल, जैसे मैं बताया, दोनों ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। ए ने बी को कुछ मैसेज दिया, कुछ बात बताई, बी ने उसके रिप्लाई में कुछ और बोल दिया। तो जब ए सेंडर था, बी रिसीवर था, थोड़ी देर बाद बी क्या हो गया, सेंडर हो गया, और ए ने बात सुनी, यानी कि वो रिसीवर हो गए। तो वो ट्रांजैक्शनल मॉडल होता है। ओके, फीडबैक इसमें हमेशा यूज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जनता की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम बॉटम अप टू टॉप डाउन अप्रोच। सो देखो, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। बॉटम अप यानी कि नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जब भी लोग किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी शिफ्टिंग कभी भी नहीं होती है, वो हमेशा एक लेवल पर बात करते हैं। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल गलत कंसिडर करते हैं और बाकी के सारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन के रिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रोमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो निम्नलिखित में से संचार द्वारा प्रोत्साहित कौशलों की पहचान करें। ठीक है, सो कम्युनिकेशन जब भी करते हैं तो कौन सा स्किल को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा स्किल को यहाँ पर प्रमोट करते हैं, तो हम करते हैं रीडिंग एंड लिसनिंग। अब देखो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है कई बच्चों को ये पढ़ना ना आता हो, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बेसिक सी स्टेटमेंट है, पर किसी को अगर ये पढ़ना नहीं आता होगा तो वो क्या करेंगे, उन्होंने मेरी वीडियो देख करके मेरे साथ कम्युनिकेट करके इस चीज को सुन लिया ध्यान से, उन्होंने उस चीज को पढ़ना भी समझ लिया और सुन भी लिया। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है हेल्पिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी कि एक बार उन्होंने किसी चीज को पढ़ लिया, किसी चीज को सुन लिया, उसके बाद वो उसको खुद बोल भी सकते हैं और फिर उसको लिख भी सकते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हमारे ये 4 स्किल्स को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनकोडिंग मीन्स व्हाट। सो एनकोडिंग का मतलब होता है यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया। ओके, सो यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनकोडिंग मीन्स, देखो एनकोड करने का मतलब होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। अब देखो, ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, ए कौन है, यहाँ पर सेंडर है, अभी तक मैंने आपको बताया, और बी है यहाँ पर रिसीवर। अब जो ए है, जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, उनको एनकोडर भी बोला जाता है।
और बी जो सुन रहा है उनको डिकोडर भी बोला जाता है। एनकोड करना होता है मतलब जो भी ए का मैसेज है, जो भी बात ए बोलना चाहते हैं, उस मैसेज को सिंबल्स और किसी और तरीके से अपनी बात को, अपने आइडिया को प्रेजेंट करना किसी दूसरे के सामने, वो एनकोडिंग होता है। डिकोडिंग क्या होता है? किसी ने अगर इमेजेस या किसी और तरीके की मदद से आप तक कोई मैसेज पहुंचाया और आप उसको समझ भी पा रहे हो, यानी कि आपने उसके कोड को डिकोड कर दिया, ठीक है, तो वो डिकोडिंग होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दी साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो वो एक बाधा बन जाएगा हमारी बातचीत के बीच में, ठीक है। वैसे ही अगर मैं जैसे आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो आप नहीं सुनोगे ध्यान से, तो वो आपका इंटरेस्ट क्या बन गया? कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन गया। वैसे ही यहाँ पर बात की गई है साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बारे में। सो मनोवैज्ञानिक बाधा आती है, एक तो आ जाता है पूर्वाग्रह, अरुचि, असावधानी, ठीक है। साइकोलॉजिकल यानी कि किसी बंदे के, किसी पर्सन के दिमाग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो किसी पर्सन को, अगर जैसे आप ही की बात करें, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास में सुनने का, या फिर मुझे मेरी बात करें, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, ना मुझे खुद आ रहा है, ना मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो वो डिसइंटरेस्ट हो गया, अरुचि हो गई, ठीक है। इनअटेंशन यानी कि अगर आप बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर है। या फिर मैं अगर ध्यान नहीं दे रही हूँ, मान लीजिए कि ये हमारा लाइव सेशन है या फिर ऑफलाइन सेशन है, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, बच्चे मुझसे कुछ पूछ रहे हैं या बच्चों के रिजल्ट पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी एज यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू ऑर्डर यानी कि आदेश। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ व्हाट? सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन यानी कि चयनात्मक ध्यान। क्लासरूम कम्युनिकेशन में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो इसमें मेरा यही सजेशन है कि समय कम है, आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, आपके लिए वो काफी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दावा और कथन, दावा और कारण, असर्शन रीजन बेस्ड है। The initial messages to student in classroom by a teacher need not be critical and establish interactions later. And इसका कारण क्या है? More control over the communication process means more control over what the students are learning. ठीक है, सो इनिशियल मैसेज जो होता है क्लासरूम में, जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है एक टीचर के द्वारा, वो ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए जिससे कि इंटरेक्शन बाद में स्टैब्लिश ना हो सके। इसका कारण ये है, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार, जो संप्रेषण होता है, उसकी बात पर ज्यादा कंट्रोल करें, उसको ज्यादा नियंत्रण में रखने की कोशिश करें, तो यानी कि स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली उस चीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्लास में। फालतू की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसका फर्क स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ओके, सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। कक्षा में अच्छे से बातचीत करना एक प्राकृतिक क्षमता है। इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि अगर मैं कक्षा में आपको अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे कम्युनिकेशन करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। टीचर का नॉलेज, टीचर्स के स्किल्स, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में ये बार बार पढ़ा है कि टीचर के पास स्किल्स होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ में उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। कि उनको ज्ञान तो बहुत है लेकिन उनको उनके वर्ड्स क्लियर नहीं है, उनको अच्छे से बात करना नहीं आता, ठीक है। और कम्युनिकेट करना क्लास में एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती, नेचुरली किसी में भी नहीं होता, वो सीख जाता है समय के साथ साथ एक टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। ट्रांजेक्शनल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कारण ये है कि टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द assumption दैट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर पर्पसिव। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू भी हैं और आर इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। ट्रांजेक्शनल प्रोसेस में क्या होता है, प्रॉपर ट्रांजेक्शन को फॉलो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक सीक्वेंस को, एक रोल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जिसमें सेंडर होते हैं, रिसीवर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंडर ने मैसेज यहाँ से भेजा, रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया, ठीक है। और इस समय रिसीवर क्या बन गया था, सेंडर बन गया था, सेंडर क्या बन गया था, रिसीवर बन गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो इससे रिगार्डिंग में करेक्ट आंसर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिम्युलेट द आइडियाज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो गैर मौखिक होती है, जिसमें बोला नहीं जाता, इशारे वगैरह किए जाते हैं, तो आइडियाज को वो स्टिमुलेट करता है। दूसरा है, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। ठीक है, कम्युनिकेशन को बीच में रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी कि जितनी ज्यादा कक्षा में बात होगी उतने ज्यादा जो है बच्चे सीखेंगे। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इश्यू फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि कक्षा संचार के माध्यम से बच्चे को जो भी सिखाया जाता है उसका मूल्य छात्रों के लिए कोई मुद्दा नहीं होता। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 नवंबर में पूछा गया था, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। सो ये क्या होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति भरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी को सहानुभूति, बट डिसेंट वे में कम्युनिकेट अगर क्लासरूम में किया जाए हर बच्चे के साथ, तो वो बात यहाँ पर की गई है। गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद आइस ब्रेकर। देखो, जो भी अच्छा एक कम्युनिकेटर होता है वो अपनी बात कहाँ से शुरू करता है, आइस ब्रेकर। थोड़ा सा हिंदी में ये गलत है, बर्फ तोड़ने वाला नहीं। आइस ब्रेकर होता है कि देखो, जैसे मैंने कोई अपनी बात खत्म की, अब दूसरा पर्सन जब उसको फीडबैक देने लगता है, उस बात का रिप्लाई करने लगते हैं, तो वो आइस ब्रेकर यानी कि मेरी पुरानी बात की लास्ट स्टेटमेंट को ही ध्यान में रखते हुए अपनी बात को, अपने पॉइंट को शुरू करेंगे, तो वो एक गुड कम्युनिकेटर होता है। ठीक है, इन अ क्लासरूम the probability of message reception can be enhanced by, so it can be enhanced by establishing a viewpoint, यानी कि एक दृष्टिकोण स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन जनवरी 2017। ओ, ये ठीक है, इसमें क्वेश्चन बस यही है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रीसपोजेस व्हाट। सो इट प्रीसपोजेस अंडरस्टैंडिंग। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर बनाना है तो सबसे पहले जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनके बीच में भी आपसी समझ होनी चाहिए, और जो टॉपिक आप बता रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ा रहे हो या जनरल बातें आप लोग कर रहे हो, तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग भी, उस चीज की समझ भी आपको होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या ये जो भी बातें आप बता रहे हो वो बिल्कुल सच है या फिर वो झूठी बातें हैं, तो वो सब चीज अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले पूर्व मान्यता ये होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को मान लीजिए कि क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, क्लासरूम में पढ़ाते समय क्या हो रहा है, मैं बोल भी रही हूँ, मेरे वर्ड्स भी आप सुन रहे हो, साथ में मैं हाथों से भी इशारा कर रही हूँ। अगर जिसमें आपको बताती हूँ कि हम 4 फ्रेंड्स घूमने गए थे और मैं मुंह से भी 4 फ्रेंड्स बोल रही हूँ, हाथ की उंगलियों से भी 4 के इशारे कर रही हूँ, तो आप लोगों का ज्यादा ध्यान कहाँ होगा, मेरी हाथों पर, मेरी उंगलियों पर होगा, मेरे एक्सप्रेशंस पर होगा। तो वही इसमें पूछा गया है कि वर्बल नॉन वर्बल यानी कि बोलकर और इशारेबाजी से अगर दोनों चीजें रखी जाएं एक साथ, तो आपका ज्यादा ध्यान, जो लोग हैं वो किस चीज पे ज्यादा विश्वास करेंगे, वो करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग फैक्चुअल, यानी कि तथ्यों पर वहां पर विश्वास किया जाता है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन एनकोडर डिकोडर के कॉन्ट्रैक्ट से होती है। एनकोडर कौन, जो मैसेज सेंड करते हैं, डिकोडर कौन, जो मैसेज रिसीव करते हैं, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो बातचीत है, उसके ऊपर एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो है बनती है। पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे बनती है, परसुएशन से, अनुनय से। नेक्स्ट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। तो आप लोगों की सोशल आइडेंटिटी क्या है, कहीं ना कहीं क्लासरूम कम्युनिकेशन का आधार वो होता है, या वो उसका आधार होता है। ठीक है,
Identify the important element a teacher has to take cognizance of while addressing student in a classroom. So it is voice modulation यानी कि ध्वनि मॉड्यूलेशन. अपनी आवाज स्टूडेंट्स को कब लो रख टीचर्स को कब लो रखनी है, कब हाई पिच में बोलना है स्टूडेंट्स को अटेंटिव रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यही बोला है इसमें कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक, यानी कि टीचर को वो कौन से एलिमेंट कौन सी चीज पर फोकस करना चाहिए जब वो किसी स्टूडेंट को क्लासरूम में एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि उनको पॉइंट आउट करके कुछ बता रहे हैं. अगर बेसिक क्वेश्चन पूछना है तो आवाज लो होनी चाहिए. अगर किसी स्टूडेंट को बस बोलना कुछ नहीं है, अपनी आवाज से ही थोड़ा डराना है या एक्टिव होने के लिए बोलना है, तो वो आप थोड़ा सा अपना वॉइस को है जो है हाई लो कर सकते हो. व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सो बाधाएं कौन सी होती हैं? वो होती है मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन. The choice of communication partners is influenced by factors of utility, secrecy, dissonance. Every communicator has to experience. So हर एक जो संचारक होते हैं उनको क्या अनुभव करना पड़ता है? The issue of homophiles. सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इमीडिएट फीडबैक. सो यहाँ पर इंटरपर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तिगत संचार के बारे में बात की गई है. सो देखो स्टूडेंट, दो कम्युनिकेशन होते हैं. एक होता है इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल में क्या होता है, एक व्यक्ति जब अपने आप से बात करता है, अपने आप से बात करने का ये मतलब है कि मान लीजिए आप किसी चीज की रिहर्सल कर रहे हो, शीशे के सामने आप बोल रहे हो या फिर मन में कुछ अपने आप से बात कर रहे हो, तो वो इंट्रापर्सनल होता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहा होता है वो होता है. ठीक है, तो इसमें बोला है कि डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसमें इमीडिएट फीडबैक हम लोगों को मिल जाता है. स्टेटमेंट 2 बोलती है कि ग्रेटर एडवांटेज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज इट्स डिलेड फीडबैक. सो आपको पहले मास कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए. ये होता है जैसे कि भाषण दिया जाता है, एक व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं, मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं एंड एक बहुत बड़ी ऑडियंस यहाँ पर 50, 100, 200, 300 लोग जो हैं उस मैसेज को सुन रहे हैं. ये होता है मास कम्युनिकेशन. जैसे कि रेडियो आप लोग सुनते हो, रेडियो में एक व्यक्ति बोलता है और दुनिया भर के बहुत सारे लोग एक साथ सेम मैसेज को सुनते हो. न्यूज चैनल आप लोग देखते हो, तो ये सारे मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार की प्रकार के अंदर आते हैं. सो इसकी डिसएडवांटेज ये बोली है कि इसमें जो फीडबैक होता है वो बहुत डिले होता है, बहुत स्लो होता है. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अपने आप से अगर कोई बात कर रहे हैं, या सॉरी, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, सो इसमें इमीडिएट फीडबैक हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है, एंड मास कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये नहीं होता कि इसमें डिलेड फीडबैक हो. इसमें फीडबैक होता ही नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है. अब आप लोग रेडियो सुन रहे हो तो क्या आप लोग रेडियो वाले को फीडबैक देते हो? नहीं देते हो. तो ये इसका एडवांटेज नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है जिसमें कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर किया गया है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ. नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अप्रोप्रिएट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वीडियो फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट. सो इंटरनेट के थ्रू अगर आप लोगों ने वीडियो फाइल्स को शेयर करना है तो आप लोगों को कौन से वीडियो फॉर्मेट्स को यूज करना चाहिए? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए एंड ई. देखो ये जो है ये भी एक फाइल वीडियो का फॉर्मेट है और ये भी वीडियो फॉर्मेट है. ये और ये जो है ये होते हैं आप लोगों के पास ऑडियो फाइल के फॉर्मेट. ठीक है, अब जैसे देखो किसी भी इमेज के आगे मान लीजिए इमेज का नाम है abc.jpg. डॉट के बाद कोई भी वर्ड होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन से टाइप ऑफ फाइल को यहाँ पर यूज किया जा रहा है. जेपीजी, PNG ये हमें बताता है कि इमेज फाइल है. MP3, WMA हमें बताता है कि ये ऑडियो फाइल है, यानी कि कोई गाना है या कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है. ठीक है, इसके अलावा GIF जो होता है वो मूविंग इमेजेस होती हैं. वैसे ही MP4 क्या होता है? इमेज नहीं, ये होता है वीडियो फॉर्मेट. अब होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे दिया आप लोगों को कि .AIF कौन सी फाइल होती है, ऑडियो वीडियो GIF फाइल होती है, कौन सी फाइल होती है, मुझे कमेंट करके बताइए. होमवर्क क्वेश्चन एग्जाम में 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आएगा ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम
learners were given training in following occupations in the fields of. So अगर हम लोग प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वहां पर जो स्टूडेंट्स होते थे उनको किस किस फील्ड में शिक्षा दी जाती थी? आर्किटेक्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेयरी फार्मिंग। सो करेक्ट आंसर है ए, बी, सी एंड ई। सो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती थी, बाकी सब कुछ सिखाया जाता था। हर एक फील्ड में वहां के उस समय के लर्नर्स जो है वो बहुत एक्टिव होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ इन कम्युनिकेशन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, कम्युनिकेट अगर करते हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं ए एंड बी, सबसे पहले उन लोगों को कौन से स्टेप को फॉलो करना है? सबसे पहले इनपुट। ए ने कोई डेटा उनको देना है तो उनके पास इनपुट होना चाहिए। उसके बाद आता है डेटा प्रोसेसिंग की क्या बात वो करना चाहते हैं। ठीक है, इनपुट के लिए ये होना चाहिए एक पर्सन। उसके बाद क्या बात वो करना चाहते हैं, डेटा होना चाहिए, उसको डेटा एंट्री उनके पास होनी चाहिए। तीसरा जाता है प्रोसेसिंग की, जो डेटा एंटर है, जो उनके दिमाग में डेटा है, जो उनके दिमाग में बात है, उसको कैसे प्रोसेस करके किस तरीके से पर्सन बी तक पहुंचाना है। देन वी हैव स्टोरेज की, स्टोरेज कैसे उसको किया जाएगा। देन आउटपुट कि पर्सन बी या कंप्यूटर बी है, उसकी आउटपुट हम लोगों को क्या बताता है। सो यहाँ पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जब इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर ऑन विच नेपटेल कोर्सेज आर सीन वाज क्रिएटेड बाय। सो इट वाज क्रिएटेड बाय गूगल। ये 2022 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कोर्स बिल्डर जो है इसको गूगल ने 2012 में डेवलप किया था। एंड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको डेवलप किया गया है। एग्जाम में इसको जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, इसको गूगल ऐप इंजन, आपने जरूर गूगल ऐप इंजन के बारे में सुना होगा, उसकी मदद से इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोर्स बिल्डर को बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स प्रोसेस्ड कोठारी कमीशन विज अ विज लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोठारी कमीशन क्या होता है, कोठारी आयोग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप लोग सब कुछ पढ़कर जाइएगा। सेपरेट वीडियो चाहते हो इस कमीशन पे तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, हमेशा की तरह आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन कमीशन, एनईसी, नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया था, जिसको कि कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एडहॉक कमीशन था। ठीक है, ये एडहॉक कमीशन था, कोठारी सर के नाम से इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको कोठारी कमीशन का नाम दिया गया था। इसमें गर्ल्स की एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता था। ठीक है, गर्ल्स को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कैसे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी जाए, ये इस चीज में इस कमीशन में ध्यान दिया जाता था। तो इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज किया जाता था। ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन के अंदर कितने पिलर्स थे। तो इसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग बनाए गए थे। ओके, 4 पिलर्स क्या थे ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये फास्ट रिवीजन सेशन है तो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेटियोलॉजिकल, यानी कि जल मौसम वैज्ञानिक कौन सा यहाँ पर प्राकृतिक संकट नहीं है। करेक्ट आंसर है सुनामी। हाइड्रोमेटियोलॉजिकल जो है ये मेट्रोलॉजी का ही, यानी कि ये आपका मौसम वैज्ञानिक इसका ही एक पार्ट आता है, जिसमें कि जैसे कि वाटर बजट है, रेनफॉल स्टैटिक है, स्टॉर्म्स जो पानी के अंदर आते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या, उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब चीजें आती है। आप लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम सुना होगा, जिसको टाइफून के नाम से भी जाना जाता है, यूरिकेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसके एक एग्जाम्पल है। फ्लड जो होते हैं, फ्लैश फ्लड्स जो होते हैं, ये सब भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2023 जो भी एग्जाम हुआ था लास्ट साइकिल, ठीक है, फरवरी वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस। सो यहाँ पे बोला गया है कॉम्पिटेंस यानी कि क्षमता। ठीक है, कौन सी वो टेक्निक होती है जो कि सही समय पे सही टाइम पर किसी बच्चे को दी जाए ताकि उनकी क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके। सो वो क्षमता होती है स्कैफोल्डिंग।
ये नया टर्म है, बहुत बार आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है? इट इज अ क्लासरूम टीचिंग टेक्निक इन विच इंस्ट्रक्टर्स deliver lessons in distinct segment, providing less and less support as students master new concept और material। ठीक है, ये होता है स्कैफोल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर कोई बच्चे के लिए हाईएस्ट लेवल पर उसकी क्षमता को पहुंचाना है तो इस मेथड को यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्टर लेसन्स को यहाँ पर डिलीवर करते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant is the major cause of respiratory disease? So करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स। सो ये है इसमें करेक्ट आंसर। सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स को भी इंक्लूड किया जाता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल बिट्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होते हैं जो कि एयरबोर्न बन जाते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई एश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज एन इको फ्रेंडली रिसोर्स फॉर यूज इन व्हाट? सो इसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कृषि। दूसरा है बंजर भूमि का विकास करना। तीसरा है बांध व जल धारण संरचनाएं। और चौथा है ईंट उद्योग। सो सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्लाई ऐश जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है एंड ये इको फ्रेंडली भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज नो डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड? सो वो कौन सा नेचुरल हजार्ड, वो कौन सी प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है जिसका शुरू होने का और रुकने का कोई निश्चित या निर्धारित समय नहीं होता? वो होता है सूखा। अर्थक्वेक का पता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, रुक जाएगा। लैंडस्लाइड भी एक बार मिट्टी गिर जाएगी, पहाड़ धस जाएगा और फिर रुक जाएगा। तूफान का भी पता है कुछ समय में रुक जाएगा, लेकिन सूखे का कोई भरोसा नहीं होता। ये आज अगर शुरू होता है तो पता नहीं है कि कितने दिन बाद बारिश होगी, कितने दिन बाद इससे निजात लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर्स ऑफ इंडिया? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो अनट्रीटेड सीवेज जो होते हैं, यानी कि घरों का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी जो ट्रीट नहीं किया जाता, घर में जो टॉयलेट्स होते हैं उनका पानी एक जगह पर स्टोर नहीं किया जाता, वो गंदा पानी नदियों में मिला दिया जाता है, तो वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रिवर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोलती है, स्टेटमेंट 1 में बोला गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ISA was launched on the sidelines of COP24। सो COP24 के साइड लाइन में ISA को लॉन्च किया गया था। स्टेटमेंट 2 बोलती है ISA was launched by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स है। सो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। कॉप पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, नहीं देखी है कमेंट कीजिए, आप लोगों के साथ पर्सनली मैं लिंक शेयर करूंगी। सो इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखो, ISA International Solar Alliance was jointly launched by Prime Minister Narendra Modi and then President of France, और इन सबको 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसको जो है जॉइंटली लॉन्च किया गया था। साइड लाइन 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 में इसको किया था, ना कि COP24 में। तो ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। ठीक है, जो घर के अंदर ही वायु का प्रदूषण होता है वो बहुत एक सीरियस गंभीर स्वास्थ्य का खतरा होता है। इसका कारण ये है कि डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरमेंट। सो यानी कि वायु प्रदूषकों का फैलाव इंडोर वातावरण में अपेक्षाकृत सीमित रहता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और रीजन इसका बिल्कुल करेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल पावर जनरेशन इन इंडिया आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। सो पहला है थर्मल पावर प्लांट्स TPP, दूसरा है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी एंड चौथा है रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, विच इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एंड स्मॉल हाइड्रो पावर ऑब्जेक्ट्स। सो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा एनर्जीज होती हैं TPP में,
उसके बाद होती है रीन्यूएबल एनर्जी में, उसके बाद होती है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, और सबसे कम होती है न्यूक्लियर एनर्जी में। इन सब पॉइंट्स के हिसाब से हम इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ सुनामी इज। सो सुनामी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। द वर्ड सुनामी कम्स फ्रॉम द जापानीज टर्म, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। इट इज ऑफन एक्सप्रेस दैट सुनामी इज अ seismic or tidal wave, but the scope of tsunami can be generated by non-seismic actions as well, like underwater landslide, volcanic eruption, etc. Next question है turbulent and rapidly flowing waters are generally depleting in oxygen। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोलती है एडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज सेवेज और पेपर पल्प to water stimulate activities and oxygen consumption by decomposers। So correct answer है इसका option number D, that is both the statements are first statement is false and second statement is true। reason इसका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। false क्यों है? पहली, rapid water flow होते हैं जो turbulence ensure adequate oxygenation। Water pollution can result in oxygen depletion। Flowing water habitat is different from stationary। Under these conditions of flowing water and turbulence, oxygen depletion does not occur। So इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? असत्य है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, ये भी आपका नेचुरल हजार्ड में से ही पूछा गया है क्वेश्चन। hazard identification, dose response assessment, exposure assessment और risk characterization। ओके, सो इसको मैच करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि संकट की पहचान करना। ये क्या है? ये है process of determining whether or not a particular chemical is linked to a particular health effect। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर ये है। डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर रिस्क असेसमेंट स्टेप्स की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड टू टीचर नीड्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टीचर की नीड्स पूरे करने के लिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को यूज नहीं किया जाता। ये स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 बोलती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेंटर्ड अप्रोच है जो कि कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन होती है किसी सब्जेक्ट मैटर पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं प्रभा, आपको पता है कि डीटीएच चैनल होते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए स्वयं प्रभा के अंदर कितने नंबर ऑफ डीटीएच चैनल्स अवेलेबल है। ये इसमें बोला है गया है कि किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? ये किया गया है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका अब नाम बदल दिया गया है। याद रखिए, जो कि MHRD के नाम से पहले जाना जाता था, उसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अगला क्वेश्चन है अ लर्नर कंबाइंस हिज और हर प्रीवियस स्कीम्स और मॉडिफाइज देम एज पर न्यू एक्सपीरियंसेस। एक स्टूडेंट ने अपनी पुरानी स्कीम्स, अपने पुराने नॉलेज को यूज किया, देखा और उसको मॉडिफाई किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड टू अराइव एट न्यू स्कीमा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉमोडेशन। अब जैसे मैं टीचिंग जब पहले करती थी, जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में नया ऑनलाइन टीचिंग किया था, तो पहले का तरीका मेरा पढ़ाने का कुछ और था, अब का कुछ और है। तो मैंने अपने पुराने नॉलेज, पुराने तरीके और पुराने एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखा एंड अब उसको यूज करके जो मैं कुछ नया अचीव कर रही हूँ, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय। सो प्राकृतिक खतरों की जो घटनाएं होती है उसको किससे प्रभाव करता है? किसको वो प्रभावित करता है? लैंड यूज चेंजेस, ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन की कमी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट गैसेस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली as a result of industry activities। so not produced naturally बोला है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो होते हैं वो इस तरीके से डेवलप नहीं किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
among the following fuel of energy, which of the following environment friendly? Which of the following is the most environment friendly? So correct answer here is hydrogen. So सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा environment friendly जो है वो हाइड्रोजन ही होती है as compared to बाकी के 3. ICT यूनिट से क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ. इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था. एक और होता है, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन. सो स्टूडेंट्स को ग्रुप और मास में कंफ्यूजन रहता है. मास कम्युनिकेशन की अगर पहले हम बात करते हैं, फिर से एक पर्सन बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई मैसेज दे रहा है. बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स भी इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, रेडियो भी इसका एग्जाम्पल है. और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं. बहुत सारे लोग तो नहीं होते, लेकिन सब पार्टिसिपेट करते हैं. सबको बोलने का, अपने व्यूज रखने का पूरा अधिकार होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस. ठीक है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सो उसमें होते हैं एन ओबीडियंस ऑर्डिनेशन, यानी कि आज्ञाकारिता, दीक्षा. दूसरा होता है रिवॉर्ड्स एक्सचेंज ऑर्डिनेट ऑर्डिनेशन. उसके बाद आता है लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डिनेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेशन. सो ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट की, ये आपको जाननी है. इसके अलावा मोरल डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं. उन थ्योरीज के आप लोग नेम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है ना, तो आप लोग अभी ये नहीं कर सकते कि हर एक थ्योरी के हर एक स्टेप को याद रखो. तो सिर्फ नाम याद रख लोगे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज के, तो भी आपके लिए काफी है. पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड in India, which of the following universities developed in connection with temples and became center of community life in places of their location? So यहाँ पर कहा गया है कि प्राचीन काल में जो भी यूनिवर्सिटीज होती थी, ठीक है, जो कि टेम्पल से रिलेटेड थी, एंड अब वो सेंटर ऑफ कम्युनिटी बन चुके हैं. ठीक है, यानी कि ये सामुदायिक जीवन के केंद्र बन चुके हैं. सो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? तो सबसे पहले आता है नवदीप, और दूसरा आ जाता है बनारस यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो करेक्ट आंसर है बी एंड डी. सो एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टेम्पल्स के कनेक्शन के साथ बनाई गई थी, एंड दे बिकम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ. अब बनारस या वाराणसी जो है, इसको आप लोग काशी के नाम से भी जानते हो, ये आपको पता होगा. तो ऑप्शन में बनारस, वाराणसी या काशी कुछ भी लिखा होगा. ठीक है, ये एंशिएंट टाइम्स में, पुराने समय में एक बहुत ही अच्छा लर्निंग का सेंटर माना जाता था. एंड अगर हम लोग नवद्वीप की बात करें, सो इसको नवद्वीप भी बोला जाता है, नवद्वीप भी बोला जाता है. ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में ही एक सिटी है, एंड ये भी सेंटर ऑफ लर्निंग है, जहां पर कल्चर और अपने रीजन के बारे में सब कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता था. और ये दोनों ही 90s की यूनिवर्सिटीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा. ये यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला. यहां से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ओके, so University of Nalanda, Takshila and Vikramshila of ancient India are now all located in Indian territory. Statement 2 says the entrance test of its own kind was prevalent in the ancient seats of learning of India. सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इसमें जो बोला है यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला ऑफ एंशिएंट इंडिया आर नाउ ऑल लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी. इसमें कहा गया है कि इंडियन टेरिटरी में ये सारी यूनिवर्सिटीज अब लोकेटेड हैं, ऐसा नहीं है. सो इसके लिए आप लोगों को जानकारी किसकी होनी चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी पहले कहाँ पर थी और अब कहाँ पर है. इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जब बनी थी तो इंडिया में थी, लेकिन जब इंडिया का विभाजन हुआ तो उनको किसी दूसरी कंट्री में वो ट्रांसफर हो गई. ठीक है, सो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए. सो सबसे पहले अगर हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करें, सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये आपके वेद, हिंदू, बुद्धिस्ट सेंटर का लर्निंग माना जाता था. ठीक है, एंड लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जितनी ये वेल
ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी थी। एंड महाविहारा, एंशियंट महाविहारा नालंदा को बोला जाता था। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, इट इज अ रिवोर्स्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दैट ऑल्सो सर्व एज अ रीओन्ड सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, सो ये पहले कहां पर थी? मेगाधा, जिसको भी बिहार के नाम से जाना जाता है, ये पहले वहां पर थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, इसके अलावा एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज में जैसे कि अगर हम बात करें, जो मैंने आपको कहा नालंदा में थी, वो नालंदा में थी नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी भी बिहार में ही है, वो पहले से वहीं पर थी। ठीक है, यूनिवर्सिटीज जो है नालंदा, ये भी बिहार में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहले इंडिया में थी, अब वो पाकिस्तान में जा चुकी है। ठीक है, ये क्या थे? एजुकेशन के सेंटर थे, जहां पर स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में से आते थे पढ़ने। यहाँ पर फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, अर्थमेटिक, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी। सो यहाँ पर ये जो बोला है ना कि इंडिया में है, तो वो सिर्फ तक्षशिला की वजह से ही वो स्टेटमेंट गलत हो गई है, क्योंकि तक्षशिला अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ लिबरल एजुकेशन एट द हायर लेवल ऑफ फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप वर क्लासिफाइड अंडर क्वाड्रिवियम? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिवियम होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। सो क्वाड्रियम का मतलब है, जैसे देखो चतुर्भुज यानी कि 4 इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इसमें 4 सब्जेक्ट्स किसके रिलेटेड होते थे? आर्ट से रिलेटेड होते थे, जिसमें कि आपका पहला अर्थमेटिक आ जाता था, दूसरा आता है जियोमेट्री, तीसरा आता है एस्ट्रोनॉमी, और चौथा आ जाता है यहाँ पर म्यूजिक। ठीक है, सो क्वाड्रिवियम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आर्ट्स के। इन चारों सब्जेक्ट का नाम ये है। दिस क्वाड्रिवियम सिस्टम फॉलोड बाय ट्रिवियम, ग्रामर, लॉजिक, ये सब कुछ चीजें इसके अंदर आती थी। ठीक है, सो इतना ही याद रखिए। सो यहाँ पर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लिबरल एजुकेशन, यूरोप में सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुर्भुज के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था? तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। सो करेक्ट आंसर क्या है? अर्थमेटिक मैंने बताया, एस्ट्रोनॉमी मैंने बताया, म्यूजिक बताया, और पहला ऑप्शन क्या था? ज्योमेट्री। ठीक है, सो वो यहाँ पर नहीं है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय। सो अष्टाध्यायी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप लोगों ने वेद पुराण और या इस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को बाकी सबके भी पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम चाणक्य की बात करें, ठीक है, चाणक्य को नेम ऑफ राइटर है चाणक्य। राइटर को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। एंड ये वैदिक स्कॉलर थे। कहाँ से पढ़े हुए थे? ये तक्षशिला से पढ़े हुए थे। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चाणक्य हैं वो कहाँ से पढ़े हैं, तो वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। बेसिकली ये इतने ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र, आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द। अर्थशास्त्र क्या होता है? द साइंस ऑफ मटेरियल गेन। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था, इसकी वजह से चाणक्य इतने फेमस थे। अगर हम लोग जीवाका की बात करें, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, कात्यायन जो है ये आप लोगों के जाने जाते थे। जितने भी देखो गौतम बुद्ध के जो डिसिप्लिन थे, उन सबको इन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था, इसलिए कात्यायनों को बहुत ये फेमस थे। ठीक है, पाणिनि की बात की है हमने, तो वो है अष्टाध्यायी के लिए फेमस। ठीक है, और पाणिनि कौन थे? ये संस्कृत फिलोसफिस्ट थे एंड ग्रामेरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ancient Indian university known as the chief center of for advanced and specialized studies in न्याय and logic। so वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें न्याय और तर्क की शिक्षा दी जाती थी? तो वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन नंबर 2, मिथिला यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखो इंडिया में बहुत सारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती थी। सो न्याय और तर्क के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस होती थी। अभी भी ऐसा होता है ना कि किसी कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स के लिए अगर जाना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको पता लगता है कि इस कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी है। वैसे ही यहाँ पर चीजें होती थी। ठीक है। तो अगर हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें, सो इट वॉज फेमस फॉर ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है। राजा जनक जो आपने सुने थे, पढ़े होंगे जरूर राजा जनक के बारे में। सीता माता के जो पिता थे राजा जनक, उनके समय में ये यूनिवर्सिटी बनी थी। जितने भी ऋषि थे और भी लर्नर्स थे, वो सब इस यूनिवर्सिटी में आकर के आर्ट, साइंस, वेद, न्याय, शास्त्र, इन सब के बारे में पढ़ाई किया करते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें जगदला यूनिवर्सिटी के बारे में, so it was set up by पाला किंग रामपाल in early 11th century। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ बंगाल में है। पहले थी नॉर्थ बंगाल में थी, अभी ये कहाँ पर आ गई है? बांग्लादेश में कंसिडर की जाती है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसमें आपको संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस थी। एंड स्पेशल सब्जेक्ट जो थे इसके, एक तो मैंने आपको संस्कृत बता दिया, दूसरा है बुद्धिज्म इसका स्पेशल सब्जेक्ट है, वाज्यायना भी इसका एक फेमस सब्जेक्ट है जो कि इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जगादला यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अगली यूनिवर्सिटी है नादिया विश्वविद्यालय। इसको नवदीप, मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया, उस यूनिवर्सिटी का नाम नादिया भी है। ठीक है। ये कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ गंगा। जंक्शन ऑफ गंगा में ये लोकेटेड है। जलांगी रिवर्स इन बंगाल, ये दो जगह, दो बैंक्स के साइड पर ये है। एंड इट वाज सेट अप आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला। सो नालंदा एंड तक्षशिला के बाद ये वाली यूनिवर्सिटी आई थी। इसमें लॉजिक, पॉलिटिक्स, लॉ, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। ठीक है। लॉजिक शास्त्र इसमें करवाया जाता था, राजनीति पढ़ाई जाती थी, लॉ पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वल्लभी यूनिवर्सिटी। इट वॉज सेटअप बाय द किंग्स ऑफ मैत्राका डेस्टिनी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या पढ़ाया जाता था, किस चीज के लिए ये फेमस थी। सो ये थे इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस, बुक कीपिंग, लिटरेचर, व्याकरण, बुद्धिज्म, इन सब चीजों के लिए वल्लभी यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वॉज प्रिविलेंट नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम। सो ये है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित थे? अब तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, लेकिन उस जमाने में भी नालंदा यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी थी जहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन होता था। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी लर्निंग इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया के, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि गुप्ता एम्पायर के समय पर बनाई गई थी, 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में ये बनाई गई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध इज ऑल्सो बिलीव टू हैव डिलीवर्ड sermons एट नालंदा। सो गौतम बुद्ध ने भी यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड है वो भी। ठीक है। ये इतनी फेमस यूनिवर्सिटी थी कि यहाँ पर ना चाइना, कोरिया, जापान, टर्की, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सब जगह के लोग पढ़ने आया करते थे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर इसीलिए होता था। अब नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है? देखो 6th सेंचुरी में ये बनी थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 12th सेंचुरी के एंड तक नालंदा यूनिवर्सिटी को मुस्लिम आर्मी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है। उनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 6th सेंचुरी में ये बनी, 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दी गई, उसके बाद 19th सेंचुरी में इसको वापस से शुरू कर दिया गया। ओके। Next question है, which of the following ancient educational institutions was situated as the banks of river Ganga? At the banks of river Ganga. So river Ganga के किनारे पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। ठीक है। ओके। सो ये सबसे ज्यादा
जो तंत्रिज्म होते हैं ना, तंत्र मंत्र जो होते हैं, उसके लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके रिगार्ड में एक चीज नोट कीजिएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऐसी है ये जिसमें हॉस्टल्स बनाए गए थे। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी ये थी, ठीक है। नेक्स्ट है, द रिपोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सो एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट ये कोठारी कमीशन के द्वारा बताया गया था। ओके, सो कोठारी कमीशन कब से कब तक हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने मेरी कोठारी कमीशन या जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशन वाली वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख लीजिए या फिर मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगी। सो देखो, कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 66 के बीच में लागू हुआ था, ठीक है। इंडियन एजुकेशन कमीशन इज मोस्टली पॉपुलर एज कोठारी कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन को ही कोठारी कमीशन बोला जाता था। ये सेकेंडरी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देता था, ठीक है। एंड 64 मैंने बताया, सो एग्जैक्ट डेट वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन 14 जुलाई 1964 में इसको चालू किया गया था, ठीक है। एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं इसमें कहा जाता था कि सब पर ध्यान दिया जाए। सो इसीलिए इन्होंने टैग दिया था कि एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। इसमें कहा जाता था कि एजुकेशन के जितने भी लेवल्स हैं सब पर जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। मुदलियार कमीशन जो है ये क्या है, ये सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन 1948 से लेकर के 1949 के बीच में ये था। अब होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम में जरूर आएगा, मुझे रिप्लाई कीजिए कमेंट करके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब बना था, बाकी सबकी ईयर मैंने बता दिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन मुझे बताइए, ठीक है। फटाफट, अगर आंसर नहीं आता तो भी कमेंट करके बताइए, आप लोगों की ही रिविजन होगी इससे। ओके, सो अगला है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग, इट इज फ्लोरिश ड्यूरिंग वैदिक एंड उपनिषद पीरियड। ओके, तो वेद काल जो था जिसमें कि गुरुकुल सिस्टम को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल, गुरु मतलब टीचर, कुल मतलब घर, टीचर के घर में जाकर बच्चा वहां पर रहता था, पढ़ता था। आश्रम में जैसे रहते हैं वहां पर उनको डिसिप्लिन और अपने जो वेद हैं, पुराण है, उसके बारे में पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। सो अभी मैंने आप लोगों को बताया ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन की बात की है, ना कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात की है। एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, इंडिया का ओल्डेस्ट सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कौन सा है। विच एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज known for its focus on the study of medicine। सो मेडिसिन, मेडिकल की पढ़ाई सबसे पहले कहां पर करवाई जाती थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही करवाई जाती थी। एग्जाम में एज इट इज आएगा कि किस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या थी। Which of the following subjects was not taught at ancient Indian University? So कौन से subjects उस समय पर नहीं पढ़ाए जाते थे, तो वो है बायोलॉजी, मैथ, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, वेद, पुराण, अपने ग्रंथ, ये सब पढ़ाए जाते थे, बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता था। कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन और तर्क के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। सो बुद्धिस्ट फिलोसफी और लॉजिक के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने आपको अभी भी 2-3 बार बताया कि बुद्धिस्ट की बात होगी तो डायरेक्टली गो फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। Who was the famous ancient Indian philosopher who founded न्याय स्कूल ऑफ थॉट। सो न्याय फिलोसफी, न्याय स्कूल जो है आपका, जो चैप्टर है, यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, उसके अंदर भी ये आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्योर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, न्याय फिलोसफी से। सो कौन थे न्याय स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर, वो थे गौतम बुद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी वाज नोन फॉर इट्स टीचिंग ऑफ संस्कृत ग्रामर एंड लिटरेचर। कहाँ पे संस्कृत व्याकरण और साहित्य पढ़ाया जाता था, तो वो है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। ये स्पेशलिटी है इन यूनिवर्सिटीज की। विच एंशिएंट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। सो लॉजिक एंड रीजनिंग यानी कि तर्क और रीजनिंग कहां पर सिखाई जाती थी, वो है न्याय यूनिवर्सिटी।
Next is which ancient Indian university was located in present day Gujarat and was known for its teaching of mathematics and astronomy. So यहाँ पर गणित और भूगोल विज्ञान के लिए कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी है? एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात में है. सो इस यूनिवर्सिटी का नाम है वल्लभी यूनिवर्सिटी. देखो इसी क्वेश्चन से आपकी कितनी चीजें क्लियर हो गई कि वल्लभी यूनिवर्सिटी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस थी एंड ये गुजरात में है और इंडियन एंशियंट यूनिवर्सिटीज में से एक है. एक ही क्वेश्चन से आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम. सो इट इज एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स. प्रैक्टिकल चीजों को सिखाया जाता था. सभी के लिए समावेशिता और पहुंच होती थी. छात्रों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन और कोलेबोरेशन बच्चों को सिखाई जाती थी कि कैसे एक साथ मिलजुल कर रहना है, काम करना है और ये सब चीजें. Which ancient Indian educational institution was known for its focus on study of politics and governance? So कौन सा शिक्षण ऐसा संस्थान ऐसा था जो राजनीति और शासन के बारे में बताता था? तो वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी. लिस्ट बना लीजिए, हर एक यूनिवर्सिटी के नीचे लिखते रहिए किस किस चीज के लिए ये फेमस थी और क्या क्या वहां पर स्पेशल होता था और कहाँ पे ये है. इंडिया में अब कहाँ है, पहले कहाँ थी? जैसे एक यूनिवर्सिटी मैंने बताई पहले इंडिया में थी, बाद में वो पाकिस्तान में होगी. पहले बंगाल में थी, उसके बाद वो अभी बांग्लादेश में है. ठीक है. Which ancient Indian university was known for teaching of Jain philosophy and literature? ठीक है. सो यहाँ पर जैन दर्शन और साहित्य का शिक्षण कहाँ पर दिया जाता था? वो दिया जाता था शारदा पीठ यूनिवर्सिटी में. एक और होमवर्क क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा, वो ये है कि शारदा पीठ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है. बस मुझे लोकेशन बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी. Which ancient Indian university was known for its teaching of the Madhyamaka and Yogacara schools of Buddhist philosophy? So correct answer है Nalanda. Which ancient Indian educational institution was known for its focus on study of Ayurveda? तो सबसे ज्यादा आयुर्वेदा कहाँ पर पढ़ाया जाता था उस जमाने में? सो वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी. अब आप सभी ने बाबा रामदेव का नाम जरूर सुना होगा. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो योगा सिखाते हैं. ठीक है. सो एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि इंडिया की पहली योगा कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जहां पर योगा सिखाया जाता है? तो वो है पतंजलि यूनिवर्सिटी, बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी एंड जो कि हरिद्वार में है, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी है. एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नहीं पढ़ा कमेंट कीजिए. जैसे ये रिक्वेस्ट पूरी की है वो वाली रिक्वेस्ट भी पूरी करके फटाफट आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी. एनईपी 2020 कंसेप्चुअलाइज्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया. देखो 2020 में आया है एनईपी, वो एंशिएंट इंडिया के साथ रिलेटेड है and its contribution to modern India and its success and challenges. So what are the name of this concept? So name of concept है knowledge of India, भारत का ज्ञान. Which of the following was an important aspect of teaching methodology in ancient Indian universities? So correct answer है use of storytelling and parables. ठीक है. टीचिंग जो होती थी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में वो ज्यादातर कैसे पढ़ाया जाता था? उस वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये कुछ भी नहीं होते थे. तो स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, दृष्टांतों की तरह, यानी कि रोल प्ले टाइप्स, कुछ एक सामने दृश्य बनाया जाएगा पूरा आपके सामने, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाकर चीजें याद करवाई जाती थी. अगला है विच एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. सो खगोल विज्ञान और ज्योतिष के अध्ययन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता था? तक्षशिला में होता था. अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल